हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस इज एजुकेटर सिमरन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिकल मेथड, जो कि सब्जेक्ट है बहुत सारे बीबीए में हो, चाहे एमबीए में हो, चाहे बीकॉम में हो, बीकॉम में भी एलयू हो, या चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो। ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है आपका स्टैट्स का। स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो न्यूमेरिकल जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका थ्योरी भी है। और न्यूमेरिकल और थ्योरी साथ में इम्पॉर्टेंट बन के तब हो जाता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जब आपका पेपर हो डिस्क्रिप्टिव। जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना होता है और साथ ही साथ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके हमें थ्योरीज भी लिखने पड़ते हैं। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है आपका ये सब्जेक्ट स्टैटिस्टिकल मेथड। जिनका भी ये सब्जेक्ट है उन सबके लिए ये सारे क्वेश्चंस, चाहे आपका यूनिवर्सिटी डीडी हो, चाहे एलयू हो, चाहे आपका स्टैटिस्टिक्स का नाम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स करके हो, स्टैटिस्टिकल मेथड करके जैसे यहाँ लिखा है वैसे हो, चाहे सिर्फ स्टैटिस्टिक्स हो, जिसका भी ये सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स वाला, उसमें सारे जितने आज टॉपिक आपको समझाए जाएंगे, जितने क्वेश्चंस क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे यहाँ पर, जो समझाए जाएंगे, किस तरह से लिखना है आपको अपने क्वेश्चंस को, किस तरह से अटेम्प्ट करना है अपने क्वेश्चंस को, इन सारी चीज़ के बारे में वो सबके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका ये। अब कितनों लोगों को पता है कि प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय डेटा के बीच में अंतर करें, अंतर बताना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये भी आपको बता दिया जाता है कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए वो क्वेश्चंस हैं। इट कैन बी कॉल्ड एज पीवाईक्यू क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपके दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस, सारे जितने आज के सेशन में हैं आपको दिखेंगे वो सारे ही पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट अपने आप हो गया, ऐसे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है वो ये सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के, मीनिंग बताने के, मेथड्स बताने के, टाइप्स बताने के, ये सारे क्वेश्चंस आपको आज के सेशन में दिखाई देगा। ओके, अब इसको कैसे लिखा जाए? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी डेटा लिखा है। अब चलो इसको समझाते हैं, थोड़ा सा लिखने का तरीका देखते हैं। ठीक है, चाहे एमकॉम का बच्चा हो चाहे बीकॉम का हो, उसको लिखना तो है ही। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे पीवाईक्यू क्वेश्चन में ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 4-5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का था या 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करें? और वहीं अगर ये पूछ ले 15 नंबर के क्वेश्चन का है, ये 15 नंबर है, ठीक, वैसे 15 नंबर होगा तो डिस्टिंग्विश करने को सिर्फ नहीं कहेगा। और अगर ये सिर्फ लिखा भी है डिस्टिंग्विश करने को, लेकिन 15 नंबर का है, तो आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के अलावा भी लिखना पड़ेगा। ये एग्जामिनर आपसे हिडन चीज़ मांगता है, हिडन आपका नॉलेज जानना चाहता है वो, जब मार्क्स बढ़ जाता है। फिलहाल मान के चलते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर का है, 4 से 5 नंबर का है। कैसे लिखा जाए इस 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन को? तो डिस्टिंग्विश करने को मिला, कहा गया है, तो मतलब अंतर करना है हमें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में। अगर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करें, अगर आप नए हैं, पहली बार ये सब्जेक्ट हमसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहली बार आप इस चैनल पे आए हो, देख रहे हो, तो सबसे पहले अगर पहली बार आए हो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट भी कर देना, बता देना कैसा लगा पूरा सेशन देखने के बाद। ठीक है, बताना ज़रूर कि कैसा लगा। और इसलिए पहली बार आए हो, जो पहली बार आ रहे हैं और जो पुराने हैं, ऑलरेडी देख रहे हैं, देखे हुए हैं, ऐप पे पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट हमसे, वो तो और अच्छी डिटेल में जान रहे हो कि इसका डिफरेंस वो तुरंत लिखना शुरू कर देना चाहिए उन्हें। लेकिन ठीक है, सबके लिए ये वीडियो यूट्यूब पे है तो वो सबके लिए, ऑलराउंड सबके लिए रहता है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के क्लासिफिकेशन में पढ़ा जाता है। जब डेटा क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, डेटा क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें डेटा का सोर्स देखा जाता है कि डेटा को कहाँ से कलेक्ट करना है। अब सवाल आ रहा होगा, मैम ये डेटा क्या है, ये भी बता दीजिए, हम तो बहुत ज़्यादा नए हैं, हम तो ये पढ़े ही नहीं हैं, हमको ये भी बता दीजिए मैम प्लीज़। ठीक है, डेटा भी जानते हैं। डेटा क्या हो गया? डेटा एक सेट ऑफ फिगर्स हो गया। क्या हो गया? डेटा, अगर डेटा की बात करें तो डेटा क्या है? एक सेट ऑफ फिगर्स है, सेट ऑफ फिगर्स या फैक्ट्स, सेट ऑफ फैक्ट्स या फिगर है, सेट ऑफ फैक्ट्स और फिगर, जिसको हम कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही, अलग अलग जगह से आपने फैक्ट्स को कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, नंबर कलेक्ट किए, वैल्यू कलेक्ट की, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हो उसको एक जगह कर देना, वही आपका डेटा कहलाता है।
तो अब इस डेटा को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, तो उसके दो सोर्सेज होते हैं, उसके ये दो सोर्सेज होते हैं डेटा को कलेक्ट करने का। कौन कौन से दो सोर्सेज हैं? जो आपका डिफ्रेंसिएशन पूछा है वही आपके दो सोर्सेज हैं यहाँ पर। क्या है? पहला प्राइमरी सोर्स और दूसरा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब मैम इसका मतलब भी तो हमको नहीं पता है कि ये प्राइमरी सोर्स में क्या आता है और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है। तो प्राइमरी सोर्सेज वो हो जाते हैं जो प्राइमरीली आप कलेक्ट कर रहे हो, मतलब पहले किसी ने इस डेटा को कलेक्ट नहीं करके रखा है, आप जा रहे हो खुद से एकदम फ्रेश डेटा कलेक्ट करके ला रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा कहेंगे। फ्रेश डेटा एकदम फ्रेश है, पहले इस पर कोई कलेक्शन नहीं हुआ है, आप खुद गए हो, आप सामने वाले का नाम पूछे हो, एज पूछे हो, जेंडर पूछे हो, इनकम पूछे हो, या जो भी अदर क्वेश्चन आपको पूछना था आप खुद गए, उससे पूछे, बहुत सारे लोग के पास गए, 100 लोग के पास गए, 50 लोग के पास गए, आप डेटा कलेक्ट करके लेकर आए हो। तो वो जो डेटा आप कलेक्ट करके लेके आए हो, किस सोर्स से लेकर आए हो? प्राइमरी सोर्स से लेके आए हो। वहीं पर सेकेंडरी सोर्स की अगर बात करें तो सेकेंडरी सोर्स क्या हो जाता है? ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा, जो ऑलरेडी डेटा पब्लिश्ड हैं। पब्लिश्ड है मतलब कहीं ना कहीं किसी जर्नल में है, जर्नल से ले लो, ठीक है। और आसान एग्जांपल है तो न्यूज़पेपर से ले लो, ठीक, मैगजीन से ले लो, ठीक, कोई रिपोर्ट है, कोई कंपनी की रिपोर्ट है, उससे डेटा ले लो, ठीक। ये सारे जो डेटा आप लेकर आ रहे हो जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पब्लिश्ड है, अब चाहे वो हार्ड फॉर्म में हो, कॉपी पेज के फॉर्म में, चाहे वो ऑनलाइन कंप्यूटर पे हो, चाहे पीडीएफ करके हो, जैसे पीडीएफ है ये आपके लिए सेकेंडरी सोर्स हो गया ये, ठीक। तो ये सब क्या है? आपके लिए सेकेंडरी सोर्स है। ये सारे एग्जांपल हो गए आपके सेकेंडरी सोर्स के। अब एक सवाल आता है कि मैम प्राइमरी सोर्स में कैसे कर सकते हैं? प्राइमरी सोर्स के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये भी बता दीजिए, लगे हाथ। चलो ठीक है, ये भी बता देते हैं। तो इंटरव्यू सबको जानता होगा, बातचीत करके सामने फेस टू फेस बात कर लो, कॉल पे बात कर लो, वीडियो कॉल पे बात करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, कैसे भी इंटरव्यू आप ले रहे हो, बात कर रहे हो, ठीक है, वर्बली। दूसरा आ गया क्वेश्चन आर। अब क्वेश्चन आर क्या होता है? क्वेश्चन आर होता है, आगे वैसे इसका एक क्वेश्चन है लेकिन ठीक है अभी जान लो क्वेश्चन आर क्या होता है। सिंपली आप क्वेश्चन के फॉर्म में अपने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है उसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में एक पेज पे या ऑनलाइन गूगल फॉर्म आजकल हो गया है, गूगल फॉर्म पे बनाकर आप उसको फॉरवर्ड कर दे रहे हो लोगों के पास, सबके पास फॉरवर्ड कर दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन आर हो जाएगा। और इसी में एक तीसरा भी आता है जिसको कहते हैं शेड्यूल। अभी शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल में इंटरव्यू प्लस क्वेश्चन आर अगर कर दें हम तो उसको शेड्यूल कहते हैं। मतलब क्वेश्चन आपने बनाया, क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन आप सामने उस बंदे के सामने जो पर्सन है उसके सामने आप बैठे हो, सवाल पढ़ रहे हो, पूछ रहे हो, वो जवाब दे रहा है, आप लिख रहे हो। तो इन शॉर्ट आप इंटरव्यू भी ले रहे हो और क्वेश्चन बना के गए थे तो उस क्वेश्चन को पूछ रहे हो और उसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो ये शेड्यूल कहलाता है, जिसमें इंटरव्यू और क्वेश्चन आर दोनों आ जाते हैं। सो ये तो आपके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि ठीक है, जो पहली बार जुड़े हो, नहीं पढ़े हो या नहीं जानते हो, पहली बार स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, तो उनके लिए थोड़ा सा ये आपके लिए इंट्रोडक्शन था। सो लेकिन अभी हम सवाल पे तो आए नहीं हैं, अभी तो हम बस आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं इसका, ये टॉपिक होता क्या है। सवाल का जवाब तो यहाँ है भाई। अगर आपसे डिस्टिंग्विश करने को कहे या डिफरेंस दिखाने को कहे तो कभी भी कहानी मत लिखना, ठीक है? कभी भी क्या, हमें कहानी नहीं लिखना है। लिखते हैं हम यहाँ कहानी नहीं लिखना है, कहानी नहीं लिखना है भाई, कहानी नहीं लिखना है। इसको हमें कैसे दिखाना है? टेबल के फॉर्म में दिखाना है, ठीक। टेबल के फॉर्म में जब दिखाओगे तो ज़्यादा लिख भी पाओगे और कम समय में वो आंसर जो है वो पूरा भी हो जाएगा। बच्चों का होता है ना कि मैम छूट जाता है क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, इतना लेंदी पेपर आता है कि लिखते लिखते हाथ दर्द हो जाता है और क्वेश्चन हमारा रह जाता है, छूट जाता है। तो क्वेश्चन ना छूटे, हाथ दर्द ना हो, इसलिए जो डिस्टिंग्विश करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कहानी लिखने की बजाय आप ऐसे इसको टेबल के फॉर्म में दिखाओगे, टेबल के फॉर्म में बनाओगे, तो वो ज़्यादा एग्जामिनर को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। तो हमें दोनों देखना है भाई, अपना फ़ायदा तो देख लिए कि आसानी से लिखा जाएगा, एग्जामिनर का फ़ायदा भी तो देखना है, उसको भी सही से वो चीज़ समझ में आ जाएगा। एक बार देखेगा कि बेसिस क्या क्या लिखा है, तो बच्चे ने बेसिस में मीनिंग लिखा है, सोर्स लिखा है, पर्पस लिखा है, ओरिजिनलिटी लिखा है, एक्यूरेसी लिखा है, आगे टाइम एंड कॉस्ट लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, कंट्रोल ओवर डेटा
सुटेबिलिटी, नीड फॉर वेरिफिकेशन, मतलब 10 पॉइंट दिखाए हैं इसने, देख रहे हो। पहले ही अगर दिखा दो, 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक, कितने का था, 5 नंबर का था ना, 5 नंबर का क्वेश्चन था। और अगर आपके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा 10 लिख दिया है कि 10 में से कोई तो 6 तो याद कर ही लोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो 10 लिखना चाहिए आपको। 5 नंबर क्वेश्चन अगर हम होते तो हम 10 डिफरेंस लिख के आते, ठीक, 10 डिफरेंस लिख के आते, मतलब दो पे 1 नंबर तो मिलता, ठीक, ये 2 पे 1 नंबर मिलता, हम ये सोच के लिख के आते। लेकिन ठीक है, जितना याद हो पाए, इस 10 को याद करो, इस 10 में से एग्जाम तक पहुँचते पहुँचते 7-8 तो याद रह ही जाएगा ना। सो इसलिए आपके लिए 10 डिफरेंस लेकर आई हूँ मैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं पर तैयारी हो जाए। और डिफरेंशिएशन ऐसा एक सब्जेक्ट है, ऐसा एक टॉपिक है, ऐसा एक क्वेश्चन है जिसको अटेम्प्ट करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर उसको अटेम्प्ट कर लोगे तो कम समय में आप उस आंसर को कंप्लीट भी कर लोगे और आपका पेपर अच्छा भी चला जाएगा, और मार्क्स भी जो है वो इस तरह लिखोगे तो गेन हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया जाए, सिर्फ क्वेश्चन दिखाने थोड़ी आए हैं हम, सिर्फ क्वेश्चन दिखाने और आंसर बताने नहीं आए हैं हम यहाँ एक्सप्लेन करने भी आए हैं। तो एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। क्या है, सबसे पहला हेडिंग डाल दो, डेटा इज क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा बेस्ड ऑन इट्स सोर्स ऑफ कलेक्शन। जो मैंने आपको बताया था, कौन से सोर्स ऑफ कलेक्शन है, 2 है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में का पहले क्या लिखा है, ऐसे कॉलम बनाओ, कॉलम में सीरियल नंबर ना लिखो चलेगा, मत लिखना, सीरियल नंबर कौन दिखाता है, नंबर दिखाना नहीं चाहिए। एक और ट्रिक बता रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिखने का एक और ट्रिक ये है कि सीरियल नंबर मत दिखाया करो, इससे अच्छा पॉइंट बना के लिख दिया करो, ऐसे बिंदी बना के लिख दिया करो, एरो बना के लिख दिया करो, ठीक। अगर नॉर्मल इन जनरल आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें दिखाएंगे कैसे लिखना है, फिलहाल ये डिफरेंस वाला है। तो अगर सीरियल नंबर यहाँ से हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो, कोई बात नहीं, हम नंबर काउंटिंग नहीं करेंगे ना, नंबर एग्जामिनर को बताएंगे कि मैंने कितना पॉइंट लिखा है, ठीक है। ज़्यादा लिखेंगे तो बता देंगे, 10 पॉइंट पूरा लिखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन 10 पॉइंट लिखेंगे, तब बता देंगे कि हाँ मैंने 10 पॉइंट लिखा है, देख लो, ठीक। लेकिन अगर 5 नंबर क्वेश्चन है और 5 ही पॉइंट लिखे हो तो कोशिश करना कि नंबरिंग मत करना, ठीक, नंबर ना करके सीधे यहीं से टेबल बना देना, सिर्फ बेसिस ऑफ डिफरेंस का करके यहाँ से टेबल बना देना और ऐसे लिख देना, ठीक। सो सबसे पहला टेबल का कॉलम क्या रहेगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मीनिंग क्या है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट हैंड। क्या है, फर्स्ट हैंड, मतलब पहली बार जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसी को क्या कहेंगे हम, प्राइमरी डेटा। फॉर दी स्पेसिफिक पर्पस, क्योंकि हमेशा जो डेटा हम स्टैट्स में कलेक्ट कर रहे होते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस से ही कलेक्ट कर रहे होते हैं, एट रैंडम जबरदस्ती नहीं चलाएं कोई भी डेटा कलेक्ट करने। कोई मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव को बेस मानते हुए ही हम अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे। सो ये फर्स्ट हैंड होता है और किसी स्पेसिफिक पर्पस से कलेक्ट होता है। वहीं सेकेंडरी डेटा क्या होता है, डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन, जो किसी और के द्वारा ऑलरेडी कलेक्टेड हो चुका है और कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर बताया गया हुआ है, उस डेटा को क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी डेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोर्स। क्या है हमारा सोर्स इसका, तो सोर्स डायरेक्टली कम्स फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स। जो ये है प्राइमरी डेटा क्या है, वो एक ओरिजिनल सोर्स है उसका, जैसे सर्वे किए, एक्सपेरिमेंट किए, ठीक, चाहे इंटरव्यू लेके आए, चाहे क्वेश्चनार बनवा के लेके आए, क्वेश्चनार और इंटरव्यू सर्वे में ही आ जाता है, या किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, इसको इससे मिलाया तो ये आया, तो ये जो इससे मिला रहे हो वो अगर आपका है, अगर साइंस बैकग्राउंड से कोई है स्टूडेंट, वो कोई 2 केमिकल मिला के कोई तीसरी चीज़ को इन्वेंट कर रहा है, तो वो उसका एक्सपेरिमेंट हो गया, उसका ये डेटा हो गया, ठीक। सो फ्रेश होता है और ओरिजिनल सोर्स से आता है। सेकेंडरी क्या होता है, पब्लिश्ड होता है और रिकॉर्डेड सोर्स रहता है, चाहे बुक हो चाहे वेबसाइट हो, ठीक, कहीं भी पब्लिश्ड होता है या वो कहीं पर भी रिकॉर्डेड रहता है, ये आपको बता दिया गया था। पीडीएफ के तौर में भी रिकॉर्डेड हो सकता है, जो हमारे बैच के बच्चे उनको समझ में आ रहा होगा कि पब्लिश्ड किस किस तरह से, तो एक नॉर्मल ऑफलाइन, ऑनलाइन और एक कंप्यूटराइज, सब चीज़ की तरह से हो सकता है, ठीक। पर्पस क्या है, कलेक्टेड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई एक मेरा रिसर्च ऑब्जेक्ट होगा, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही हम कलेक्ट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। देखो पर्पस लिखा है, सोर्स मीनिंग कुछ और हो गया, सोर्स देखो ये तरीका है, सब में लग रहा हो कि मतलब एक ही निकल रहा है, लेकिन ये तरीका है लिखने का कि पहले मैंने सिर्फ मीनिंग लिखा, फिर सोर्स बताया कि ये ओरिजिनल सोर्स होता है और ये कहीं पर पब्लिश्ड होता है, फिर मैंने पर्पस बताया। पर्पस क्या होता है प्राइमरी डेटा का, कोई एक ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए उस डेटा को कलेक्ट किया गया है, और इसका क्या हो सकता है, अदर पर्पस भी हो सकते हैं या कभी बाद में उसको रीयूज भी किया जा सकता है, ठीक। इसका पर्पस ये हो गया। नेक्स्ट क्या है,
ओरिजिनलिटी के बेस पे करें तो ये ओरिजिनल और फ्रेश होता है, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। हाँ भाई, ओरिजिनल फ्रेश होता है, और ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग होता है, ओरिजिनल नहीं होता। ये डिफरेंस चल रहा है, देखो डिफरेंस जब चल रहा होता है तो सब चीज़ को अलग अलग हाईलाइट करना पड़ता है हमें, कुछ चीज़ को सोर्स के तौर पे, कुछ चीज़ को पर्पस के तौर पे, कुछ चीज़ को ओरिजिनलिटी के तौर पे, और फिर आता है एक्यूरेसी। फॉर जो प्राइमरी डेटा होता है कहीं ना कहीं मोर एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि उसको हम खुद जाके कलेक्ट किए हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको चाहिए था उस चीज़ को हम जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानकर उसको कलेक्ट किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा और साथ ही साथ वो ज़्यादा रिलायबल, भरोसेमंद भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो हमने कलेक्ट किया है। क्या पता सेकेंडरी सोर्स में जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है वो सही ना हो, लेकिन हमने उस पर भरोसा कर लिया। तो रिलायबिलिटी की अगर बात करें, भरोसे की अगर बात करें, तो प्राइमरी डेटा जो है वो ज़्यादा रिलायबल है इन कंपेरेटिव टू सेकेंडरी डेटा, लेस रिलायबल, डिपेंडेंट ऑन ओरिजिनल कलेक्टर। अब ओरिजिनल जो करेक्टर है उसका उस पर डिपेंड करता है कि इस पे कितना, इस सेकेंडरी डेटा पे कितना रिलायबल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ओके, सो आगे पॉइंट्स क्या हैं? टाइम एंड कॉस्ट की बात करें तो अब प्राइमरी डेटा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और खर्चीला भी है। समय लगेगा, आपको डेटा चाहिए 10 लोग का, 50 लोग का, 100 लोग का, 1000 लोग का, समय तो जाएगा भाई, इतने लोग से डेटा कलेक्ट करना है एक एक करके, या तो भेज के उनको क्वेश्चन ऑनलाइन के थ्रू भी करोगे तो भी समय लगेगा महीने भर का। तो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और साथ ही साथ कॉस्टली भी होता है, खर्चा भी उसमें लगता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी होता है वो थोड़ा क्विक और इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल मतलब थोड़ा सा खर्चीला कम रहता है या सस्ता रहता है। इसकी इकोनॉमिकल मतलब ओके टू यूज़, ठीक है, तो क्विक और इकोनॉमिकल टू यूज़ रहता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखी दिया है सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, एक्सपेरिमेंट, मैंने बताया ही था ये। फिर क्या है, ये सेंसस का रिपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, पब्लिकेशन हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सेकेंडरी डेटा के। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ओवर डेटा। इन्वेस्टिगेटर हैज़ फुल कंट्रोल, पूरा कंट्रोल है, क्योंकि उसने कलेक्ट किया है, तब उसके साथ वो जो मन चाहे वो करे, उसको किस तरह से इंटरप्रिटेट कर रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन और निकाल सकता है, क्या क्या रिजल्ट और बता सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन्वेस्टिगेटर हैव फुल कंट्रोल ओवर हाउ एंड व्हाट डेटा इज कलेक्टेड, कैसे कलेक्ट करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, पूरा कंट्रोल है, वो अपने हिसाब से ढूंढ ले, ठीक है, किसको कलेक्ट करना है। लेकिन सेकेंडरी वाले में कोई कंट्रोल नहीं होता है, जो ओरिजिनल इन्वेस्टर होता है उसी का कंट्रोल उस पर रहता है, दूसरे वाले का, हम किसी और के डेटा को यूज़ कर रहे हैं या किसी और डेटा के बारे में हम एनालाइज कर रहे हैं उसके डेटा को, तो उस पर मेरा कंट्रोल तो नहीं है ना, वो तो दे दिया ना करके, अब तुमको लेना है तो तुम लो, उस इन्फॉर्मेशन को ना मत लो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, सुटेबिलिटी की बात करता है। ओरिजिनल और फोकस रिसर्च अगर आपका है, नया है, इसके बारे में रिसर्च हुआ नहीं है, कोई जानता नहीं उस टॉपिक के बारे में, अगर ऐसा कोई रिसर्च है आपका, ऐसा कोई टॉपिक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव है आपका, सो आप प्राइमरी डेटा यूज़ करो। लेकिन अगर आपका यूजफुल फॉर प्रिलिमिनरी एनालिसिस और बैकग्राउंड रिसर्च, लेकिन किसी भी चीज़ को जानने से पहले, कोई भी नया चीज़ करने से पहले हम उसको कैसे कहेंगे कि वो नया है या इस पर रिसर्च नहीं हुआ है, जब हम उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, देखेंगे कि और कहीं पर हुआ है कि नहीं हुआ है, और कहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये जो डेटा है वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो एक प्राइमरी, एक स्टार्टिंग का एक इंट्रोडक्शन जानने के लिए, एक इंट्रोडक्शन पाने के लिए हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ करके प्राइमरी डेटा को ऐड करके अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। ठीक, अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी हम आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये बात कहा था सुटेबिलिटी की। फिर नीड फॉर वेरिफिकेशन, डज नॉट रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन इफ सेल्फ कलेक्ट, अगर खुद कलेक्ट कर रहे हो तो वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेकेंडरी वाले में वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक बात आ जाती है कि अगर आप प्राइमरी करवा रहे हो तो आपको उसकी रिलायबिलिटी जो है वो चेक करवानी पड़ती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको उसकी रिलायबिलिटी चेक करवानी पड़ती है। ठीक, लेकिन सेकेंडरी जो सोर्स आप देख रहे हो उसकी रिलायबिलिटी अगर पहले से चेक है, उसकी रिलायबिलिटी क्या होती है, पहले से अगर चेक्ड है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब जो बात मेरे आई थी जहन में, कौन सी बात आई थी जो मैं भूल रही हूँ, हाँ, मैं कह रही थी कि अगर आपको कोई रिसर्च करना है, अगर आपका कोई रिसर्च का टॉपिक है, ठीक, किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है, ठीक, दोबारा जाना है, रिसर्च में दो वर्ड आता है, एक री आता है और फिर सर्च करना आता है, तो मतलब सर्च की हुई चीज़ को वापस से रिसर्च, दोबारा ढूंढना, इज कॉल्ड एज रिसर्च। तो कोई रिसर्च करना है आपको, तो कहीं ना कहीं कोई आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर एक आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि हमको इस चीज़ के बारे में ये चीज़ जानना है, ठीक है। तो
तो आप उसके बारे में कहीं से इंफॉर्मेशन लेकर आओगे। अब वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लाओगे? यही सारे सेकेंडरी सोर्स से लेकर आओगे। ठीक, सेकेंडरी सोर्स से लेकर आओगे तो कहीं ना कहीं आपको एक इंट्रोडक्शन का एनालिसिस मिलेगा, एक आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीज़ हुई हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में पता है ऑलरेडी, क्या नया चीज़ और पता कर सकते हैं इसमें। तब वो आपको एक गैप पता चलेगा, एक क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट है और क्या नया और कर सकते हैं, उसके बारे में आपको फिर वो गैप पता चलेगा। अब इस गैप को फुलफिल करने के लिए आप प्राइमरी डेटा मतलब खुद से क्वेश्चंस बनाकर, खुद से आप अपना एक सर्वे कर कर उस जो रिसर्च जो मेरा ऑब्जेक्टिव था इसको आप फुलफिल कर सकते हो। तो इस तरह से दोनों का ही अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। से ना प्राइमरी डेटा कम है ना ही सेकेंडरी सोर्स कम है, दोनों सोर्सेज ही अपने ही जगह पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। किन्हीं किन्हीं ऑब्जेक्टिव से कोई रिसर्च ऐसा करना हो जिसमें प्राइमरी डेटा का रोल कम हो सकता है और सेकेंडरी डेटा का रोल ज़्यादा हो सकता है। कोई ऐसा रिसर्च हो सकता है जिसमें सेकेंडरी डेटा का रोल थोड़ा कम हो लेकिन प्राइमरी डेटा का रोल थोड़ा ज़्यादा हो। सो डिपेंड ऑन द सिनेरियो या ऑब्जेक्टिव आपका या आपका रिसर्च कि किस चीज़ पे आप करना चाहते हो, किस चीज़ पे डेटा आप अपना कलेक्ट करना चाहते हो, उस हिसाब से हम अपने सोर्सेज डिसाइड करेंगे कि प्राइमरी डेटा करना है कि सेकेंडरी डेटा करना है कि दोनों करना है। सेकेंडरी डेटा भी हेल्प चाहिए हमको उसका भी और प्राइमरी डेटा का भी हेल्प चाहिए अपने जो रिजल्ट है ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए या रिजल्ट का पता लगाने के लिए। ओके, सो इसी के साथ आपका ये जो पहला क्वेश्चन था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिनिश हुआ। ठीक है, चलो इसमें और कोई डाउट होगा कि मैम प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा का अलग से एक हमें सेशन दे दीजिए या अलग से इसका बता दीजिए, तो वो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा तो ऐसा क्लियर हुआ है कि वाओ मैम, तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना। पता कैसे चलेगा, सब कुछ तो एब्स्ट्रैक्ट है, एकदम वर्चुअल है, तो पता चलने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपके लिए LU BCom थर्ड सेमेस्टर का बैच चल रहा है जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। हम स्टैटिस्टिक्स मेथड मैं खुद पढ़ा रही हूँ, इनकम टैक्स एंड लॉ एंड अकाउंट जो है वो भी हम ही पढ़ा रहे हैं। सो अगर अभी तक जो बच्चे हैं इनरोल नहीं किए हो, अभी तक छूटा हुआ है, ये सारी चीज़ों से परे हो, तो वापस आ जाओ और पढ़ाई में घुस जाओ, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है तो सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा ही हमें। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व ज़रूरी नहीं कि आप न्यूमेरिकल ही सॉल्व करो, लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी जानना इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है जितना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। सो उसके लिए आपको पढ़ना है। पढ़ाएंगे कैसे हम? 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा आपको, मेंटरशिप मिलेगा, PYQ मिलेगा मेरी तरफ से, 24/7 आपका टारगेट गुरुकुल जो है वो आपको 24/7 डाउट सपोर्ट देगा। आपको कैसे डाउट सपोर्ट मिलेगा? सवाल आ गया, सवाल आया, जवाब भी है हमारे पास। जवाब क्या है? आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको जाके फॉलो कर लेना, तो आपको इसका ये भी आपको मिलेगा 24/7। कितने का है? इतने का है, आराम से जाके ले लो, पूरे सेमेस्टर भर का है, पूरा सेमेस्टर आराम से पढ़ते हुए निकालोगे। PYQ सॉल्व करोगे, डिस्क्रिप्टिव होगा तो डिस्क्रिप्टिव कराया जाएगा जैसे अभी करा रही हूँ, ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला है क्योंकि यही पता चला है, तो डिस्क्रिप्टिव भी ऐसे सॉल्व होगा। डिस्क्रिप्टिव वे में भी आपको पढ़ाया ही जा रहा है। आपके जितने भी अभी ऐप पे जाओगे, अगर आप इनरोल हो तो आप जानते ही होगे, ऐप पे जाओगे सारे डिटेल में सारे टॉपिक्स को डिस्क्रिप्टिव वे में पूरे डेफिनेशन के साथ, मीनिंग के साथ, सारे मेथड्स, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब चीज़ के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप अपने पेपर में वो सब लिख सको जो आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हो। ओके, सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक डिस्टिंग्विश क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट? क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। वाओ, व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन। ये तो अभी हमने पढ़ा था, ये तो अभी हमने देखा था मैम। यस, हमने अभी देखा था क्वेश्चनर और शेड्यूल के बारे में। मैंने एक छोटा सा उसका ग्लिम्स तो दे ही दिया था, एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल तो दे दिया था, लेकिन अब यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में पढ़ने से पहले अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा इसका बैकग्राउंड कि बता दिया जाए, चलो एक बार जान ही लो बैकग्राउंड क्या होता है। बैकग्राउंड में आएगा प्राइमरी डेटा, बैकग्राउंड में आया प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा में ही आता है ये टेक्निक। पहला आता है इंटरव्यू, दूसरा आता है क्वेश्चनर, तीसरा आता है शेड्यूल, चौथा आ सकता है केस स्टडी, कोई केस स्टडी आप कर रहे हो, ठीक। पांचवा आ सकता है आपका एक्सपेरिमेंट कोई कर रहे हो, ठीक। जनरली एक्सपेरिमेंट जो होता है वो साइंस वाले फील्ड में होता है। हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस में। याद रखना, हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट किस में आता है? कॉमर्स किस में आएगा?
सोशल साइंस में आता है। ओके, सो ये इतने मेथड्स हैं आपके प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के सिंपली। सो इस सिंपल चीज़ को और सिंपल करते हैं। यहाँ पर है आपका डिफरेंस, ठीक, जस्ट अ सेकेंड। सो अब ये जो क्वेश्चन है आपका किसको लेकर है, क्वेश्चनर और शेड्यूल के डिफरेंस को लेकर है। सो लोग डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस के साथ ही साथ हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते रहेंगे। सो दो बोथ क्वेश्चनर एंड शेड्यूल आर टूल फॉर करेक्टिंग व्हाट, प्राइमरी डेटा, जो कि अभी बता दिए थे, वही चीज़ यहाँ लिखा है। किस चीज़ के लिए, स्टैटिस्टिक्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए ही ये दो मेथड यूज़ होते हैं। जिसमें किस में आता है, ये प्राइमरी डेटा में आता है, यही लिखा है, ठीक। तो अब इन दोनों मेथड को कलेक्ट करने का डिफरेंस की बात किया गया है। डेफिनेशन पहले देखेंगे तो अ क्वेश्चनर इज अ सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस सेंड टू रिस्पोंडेंट टू आंसर देमसेल्फ। अब यहाँ पर दो टर्म आता है, जान लो, एक आता है रिस्पोंडेंट और इंटरव्यूअर, या रिस्पोंडेंट और वो कर लो रिस्पोंडेंट और रिसर्चर। रिस्पोंडेंट और रिसर्चर, रिसर्चर कौन हुआ, रिसर्चर वो हुआ जो इस डेटा को कलेक्ट कर रहा है। जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको क्या कहेंगे, रिसर्चर। जो डेटा कलेक्ट करने के जिसको मिला और जो उसको भर के दे रहा है उसको क्या कहेंगे, रिस्पोंडेंट बोलेंगे। ओके, सो क्या कह रहा है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो एक रिसर्चर रिस्पोंडेंट को देता है ताकि वो उस पर अपना आंसर लिख के या अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख के अपनी सारी डिटेल भर के वो वापस रिसर्चर मतलब हमको दे दे, तो वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चनर। शेड्यूल में क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस तो होते ही हैं, लिखा है ना, शेड्यूल इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड आउट बाय द इन्वेस्टिगेटर और इन्यूमरेटर ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। मतलब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बनाए गए हैं इंटरव्यू में पूछने के लिए। देख रहे हो ना, इंटरव्यू नहीं है, लेकिन ये इंटरव्यू अलग होता है। इंटरव्यू में बहुत अलग अलग तरीके इंटरव्यू होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, टेलीकॉमिक इंटरव्यू, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए, वो भी लेकर आऊँगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एक इन्वेस्टिगेटर, चाहे रिसर्चर चाहे इन्यूमरेटर, तीनों वर्ड यूज़ कर सकते हो, खुद पूछता है बैठ के अपने रिस्पोंडेंट से, तो उसको क्या कहेंगे हम, शेड्यूल कहेंगे। ये बेसिक डिफरेंस हम पहले ही बता चुके हैं जब हम लोग अभी डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्सेज वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्या है, फिलिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, कौन रिस्पॉन्स भरता है, ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है। तो क्वेश्चनर जो है वो रिस्पोंडेंट खुद भरता है, खुद पढ़ेगा, खुद भरेगा। क्वेश्चन तुम दे दिए उसको, तुम तो अब उसके बगल में बैठे नहीं हो, तुमने दे दिया, अब वो खुद पढ़ेगा क्वेश्चन। अच्छा, मेरा नाम पूछा है, नाम लिख देगा, एज पूछा है, एज लिख देगा, वो पूछ रहा है, वो पढ़ रहा है खुद और वो भर रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या है, इम्यूनरेटर खुद पूछता है और खुद ही वो आंसर लिखता है। मतलब क्वेश्चन तो उसके पास भी है, बोले थे ना क्वेश्चन है उसके पास, लेकिन वो पूछ रहा है और पूछने के बाद जो जवाब आ रहा है वो खुद उसको लिख रहा है। नेक्स्ट क्या है, लिटरेसी रिक्वायरमेंट। अब पढ़ा लिखा होना किस में ज़्यादा जरूरी है भाई, तो जो पढ़ के लिख रहा है उसके लिए पढ़ा लिखना होना जरूरी है ना, यस, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चनर में रिस्पोंडेंट का लिटरेट होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पढ़ेगा तभी उसको सही से फिल कर पाएगा। लेकिन इसमें इलिटरेट और लिटरेट दोनों ही बता सकते हैं, चाहे वो लिटरेट हो चाहे इलिटरेट हो, दोनों के लिए सही है। पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, तुमको तो पढ़ना भी नहीं है, हम बोल रहे हैं, जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दो, हम लिख लेंगे, बस सिंपल। ये शेड्यूल इसलिए काम आता है, शेड्यूल का काम इसीलिए किया जाता है कि इलिटरेट से भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जानना हो, ग्रामीण क्षेत्र से जानना हो, रूरल एरिया से जानना हो, और वहाँ पर क्वेश्चनर दोगे तो क्या पता वो पेपर कहीं इधर उधर हो जाए, ख़त्म, गायब। तो इसीलिए खुद बैठ के जो रिसर्चर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो खुद पूछता है और खुद आंसर लिख लेता है। ओके, सो नेक्स्ट कौन सा डिफरेंस है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन क्या है, चीपर है, सस्ता है, हाँ भाई चीपर तो है, बस एक बार प्रिंट करके दे दो, हो गया, भिजवा दो, तुम नहीं गए किसी और से भिजवा दिए या ऑनलाइन भेज दिए, व्हाट्सअप कर दिए, मेल कर दिए, किसी भी तरह से पहुंचा दिए, चीपर तो है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, कॉस्टियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ट्रेन इन्वेस्टर चाहिए होगा उसके लिए, पहले तो, ठीक, पहले तो जाना पड़ेगा, खर्चा आ गया अपने आप कि हमको खुद चल के जाना पड़ेगा हर जगह, इनके पास जाके लेना है तो उनके पास जाके लेना है, तो खुद अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ेगा, पहला खर्चा।
दूसरा खर्चा ये कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसको भी ट्रेन करना पड़ेगा कि वो किस तरह से उनसे बात करेगा, किस तरह से पूछेगा, किस तरह से उनसे बिहेव करेगा ताकि वो जो रिस्पॉन्स उसको चाहिए वो मिल जाए। तो इसमें खर्चा आ जाता है। और कहीं इस वाले में खर्चा नहीं आता क्योंकि अपने आप भेज दिया, उसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन्वेस्टिगेटर को। वो जब डेटा कलेक्ट होकर आएगा तब उसको एनालिसिस कर लेना है, सिंपल। ठीक। रिस्पॉन्स रेट क्या होता है? जनरली थोड़ा लो हो जाता है। क्यों लो हो जाता है? क्योंकि आपने भेज दिया। अब कितने लोग रिस्पॉन्स सच में कर रहे हैं, भेज रहे हैं, भर के भेजेंगे, इसके लिए थोड़ा सा, इसलिए रिस्पॉन्स जो हो जाता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और वहीं पर हाई रिस्पॉन्स रेट होता है क्योंकि आप खुद इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद जा रहा है, वो खुद जा रहा है, बात कर रहा है, पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर खुद जाके सामने वाले के सामने बैठ ही जाओगे पूछने के लिए तो कुछ तो बता ही देगा वो। ऐसा तो है नहीं कि तुम पूछोगे वो चुपचाप रहेगा। अनटिल वो बोल ना पाता हो तब की बात अलग है, लेकिन अगर सामने गए हो, बैठे हो, पूछ रहे हो सवाल, तो वो रिस्पॉन्स करेगा ही। तो इस हिसाब से थोड़ा सा रेट जो ज़्यादा हो जाता है। अगर इसके बेसिस पे, अगर ये रिस्पॉन्स रेट इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो हाँ ठीक है, क्वेश्चनर में कम होगा लेकिन इसमें ज़्यादा होगा। लेकिन एक और, अगर हम आपको एक और पर्सपेक्टिव बताएं, ये भी हो सकता है कि इसमें ज़्यादा आ जाए रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो पहुँच गया। घर बैठे हम व्हाट्सअप करके, मेल करके हज़ारों लोग के पास भेज दिए तो 500 तो उसमें से आ ही जाएंगे। लेकिन हमको खुद जाना है, खुद चल के जाना है उस लोकेशन पे, तो क्या पता हम 100 लोग के पास ही जा पाएँ। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है आपके लिए। ठीक है, क्या पता आगे हो, हमको पढ़े नहीं है नीचे का, लेकिन हाँ ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? सुटेबिलिटी क्या है? लार्ज और वाइडली स्कैटर्ड। देखो दे दिया ना, अगर बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक चाहिए, दूर दूर से चाहिए, तो उसके लिए आपको क्वेश्चनर चूज़ करना ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन लिमिटेड और कंसनट्रेटेड डेटा चाहिए, सैम्पल्स चाहिए, तो फिर आप क्वेश्चन शेड्यूल जो है वो फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ एक वर्ड आया सैम्पल। सैम्पल क्या होता है? ये पूरी पॉपुलेशन है, उसका छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, वो सैम्पल हो गया। ये एक बर्तन है जिसमें क्या हो रहा है? राइस पक रहा है, राइस। ठीक है, राइस को पकाया जा रहा है, राइस को कुक किया जा रहा है। तो राइस में सारे राइस को निकाल के नहीं ना चेक करोगे पका कि नहीं पका। एक को निकालोगे, चेक करोगे हाँ पक गया, दूसरा भी कर लो, डाउट हो तो दूसरा भी कर ली, हाँ हो गया। तो वो क्या है? वो एक सैम्पल हो गया। वहीं पर सैम्पल की बात आती है जब डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट हम पूरे सब जगह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उस सब जगह को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों से, थोड़े लोगों से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको क्या कहेंगे? हम सैम्पल कहेंगे। ओके, चलो छोटा सा था, अलग से सैम्पल के बारे में बताया गया है बस। चलो नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डाउट। डाउट किस में क्लियर हो सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो घर बैठा है सिर्फ क्वेश्चन भेज दिया है उसका डाउट क्लियर हो पाएगा? जो रिस्पोंडेंट भर रहा है। ठीक है, अगर आप अपना क्वेश्चन बस हमको ऐसे ही भेज दिए तो मतलब आप अपना क्वेश्चनर बनाए और हमको भेज दिए, अब हमको उसमें से कुछ समझ नहीं आया तो हम किससे पूछने जाएंगे? किसी से पूछ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर नो इमीडिएट हेल्प, तुरंत से हेल्प नहीं मिल पाता। ठीक, बाद में अगर तुम लेने आए हमसे वापस कि मैम आप क्वेश्चनर जो दिए थे आप भर दी, तो हम कहेंगे हाँ सारा तो भर दी लेकिन ये दो क्वेश्चन समझ नहीं है, इसमें क्या करना है, इसका क्या मतलब हुआ, तब पूछ पाएंगे ना। लेकिन एट अ टाइम इमीडिएटली तो हम पूछ नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है? इंस्टेंटली अगर कोई सवाल नहीं समझ में आया, शेड्यूल में कोई सवाल नहीं समझ में आया, सामने बैठा है पूछ लो, जैसे ये पूछ रहा है वैसे सामने वाला ही पूछ सकता है। ओके, फिर क्या है? चांस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स हाई है कि आपने भेजा क्वेश्चनर, मान लो आप लोगों मैंने आप सबको एक क्वेश्चनर दिया, उसमें से क्या पता 20 लोग ही करो, ठीक है, सब ना करो, या क्या पता बहुत सारे लोग करो। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स के बेस में अगर ना कोई रिस्पॉन्स ना आए तो क्वेश्चनर वाले में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लोग क्या है, पीपल में इग्नोर और नॉट रिटर्न द क्वेश्चनर, क्या पता इग्नोर कर दें या वापस ही ना करें क्वेश्चनर भर के। ठीक है, तो ये सीन यहाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऑन स्पॉट कलेक्ट किया जाता है, सामने बैठा है इंसान तो कुछ तो जवाब देगा ही वो। ठीक है, सो ये तुरंत यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्स की चांसेस शेड्यूल में कम होती है और क्वेश्चनर में ज़्यादा होती है। रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन हायर होता है क्योंकि लैक ऑफ गाइडेंस, समझाने वाला कोई होता नहीं है, तो जितना उसको समझ में आता है उस हिसाब से आंसर वो भर देता है, क्रॉस चेक करने कोई जाता नहीं। तो इसमें थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें कम है क्योंकि क्वेश्चन को क्लियरली एक्सप्लेन करके समझाया गया है, तब वो सामने वाला आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्या है? लास्ट आपके एग्जाम्पल के तौर पे ऑनलाइन सर्वे फॉर्म हो गया, पोस्टल क्वेश्चनर हो गया, पोस्टर चिपका दिया गया क्वेश्चनर भरो, या ऑनलाइन सर्वे फॉर्म भेज दिया गया गूगल फॉर्म। ठीक है, तो उस हिसाब से तो किस में आ गया? ये क्वेश्चनर में। हाउस होल्ड सर्वे हो गया कनेक्टेड बाय
NSSO या सेंसस ऑपरेशन हो गया, सेंसस ऑपरेशन में भी हर घर जा जा के हर किसी से डेटा लिया जाता है, तो हर कोई बताता ही अपना सही सही, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, शेड्यूल का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, देखे होंगे घर पर कुछ लोग आए हैं एक फॉर्म लेके वो पूछ रहे हैं आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने इनकम है आपकी, घर में कितने लोग कमाते हैं, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ये सारे चीज़ पूछते हैं। तो वो पूछ रहे होते हैं, आप बता रहे होते हो, वो बस लिख लेते हैं। तो ये किस में आ गया, इस शेड्यूल वाले एग्जाम्पल में आ गया। ओके, सो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन आज का। अब हम चल रहे हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्या, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। सोच रहे होगे ना कि सब मैम डेटा पे ही डिपेंडेड, सारा प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा, क्वेश्चनार, शेड्यूल। हाँ भाई, थोड़ा सा आपके लिए इसलिए ऐसे बनाया गया है ताकि आपको अलग अलग जगह दिमाग ना लगाना पड़े। एक टॉपिक चल रहा है, उससे जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारे PYQ क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे PYQ क्वेश्चन एक टॉपिक को लेके कितनी तरह से पूछ सकता है, इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ठीक। सो अब ये अगर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 2 ही मेथड लिखा है, लेकिन हम आपके लिए सारे मेथड लिखे हैं। 3 मेथड था, पूरा तीनों मेथड के हम पढ़ेंगे, ठीक। तो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना सिखाई हूँ मैं यहाँ पर, मतलब तो बता ही रही हूँ लिखना कैसे है। अगर 2 मेथड के बारे में पूछा है तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। कोई भी अगर इंटरव्यू मेथड आपको समझाना है, इंटरव्यू मेथड हेडिंग डाला, उसका क्या काम है आपका, पहले आपको डेफिनेशन बताना है। द इंटरव्यू मेथड इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कन्वर्जेशन। वो क्या इन्वॉल्व करता है, फेस टू फेस कन्वर्जेशन बिटवीन द इन्वेस्टिगेटर एंड द रिस्पॉन्डेंट। सिंपल सी बात है, फेस टू फेस कन्वर्जेशन बिटवीन द रिस्पॉन्डेंट एंड द इंटरव्यूअर से होता है इंटरव्यू में। द इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चन वर्बली एंड रिकॉर्ड द आंसर। वर्बली वो क्वेश्चन पूछता है और फ़ोन में या रिकॉर्डर में उसको रिकॉर्ड कर लेता है। सिंपल था। कितने टाइप के हो सकते हैं कुछ इंटरव्यू, तो कुछ स्ट्रक्चर्ड होते हैं और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर पहले से ही बना के लिया जा सकता है कि पहले ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे। और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं कि जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से हम और सवाल पूछेंगे, ठीक। तो ये ओपन एंडेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये फिक्स क्वेश्चन होता है और सेम फॉर ऑल होता है। सबसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अनस्ट्रक्चर, IAS का इंटरव्यू है, क्या पता है सामने वाले से कुछ और पूछें, नेक्स्ट कैंडिडेट से कुछ और पूछें, तीसरे कैंडिडेट से कुछ और पूछें, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है जनरली, ठीक है। तो ये था, आपके हिंदी में भी नीचे लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फीचर्स की बात करें इंटरव्यू में, पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है रिस्पॉन्डेंट से, क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट इज पॉसिबल। सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। सामने कोई पूछ रहा है, आपको नहीं समझ में आया कि सर मैम मुझे समझ नहीं आया, आपको दोबारा समझा देंगे, सिंपल सा है, ठीक। फिर यूजफुल फॉर कलेक्टिंग इन डेप्थ क्वालिटेटिव डेटा। अगर आपको किसी का परसेप्शन, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें जाननी है कि सामने वाले की समझ कितनी है, या इन सब चीज़ों पे डेटा चाहिए, तो ये इंटरव्यू जो है वो एक इन डेप्थ डेटा कलेक्ट कर सकता है, डीपली जाकर आपसे चीज़ें जान सकता है, ओके। फिर क्या एडवांटेज क्या हो गया, रिलायबल और एक्यूरेट होता है, क्योंकि आप सामने बैठ के सामने खुद पूछ रहे हो, तो कहीं ना कहीं सामने वाला सही बताएगा, सच बताएगा, करेक्ट बताएगा। फिर क्या है, हेल्प कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव इशूज़। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव इशू है, उसके बारे में आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो इंटरव्यू काफ़ी एक पर्सनल और एक रिलायबल चीज़ होगी कि सामने वाला आपसे कह सकता है, बता सकता है, आप उस इशू के बिना उसका नाम, पता डिस्क्लोज किए उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक अच्छा आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हो, ओके। सो ये था आपकी कुछ। लास्टली हम बात को किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। 2 मेथड पूछा था, आई थिंक ये 15 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक। तो 2 मेथड पूछा है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट इतनी सारी चीज़ें तो बताओगे ना। सिर्फ कहानी लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को मज़ा नहीं आएगा देखने में। पूरा भरा हुआ है पेज, 4, 5, 7 पन्ना भरा है, क्या उसको समझ में आएगा, कितना वो एक एक लाइन पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसे पॉइंट्स वाइज करके लिख दोगे कि इंटरव्यू मेथड, बीच में हेडिंग डाल दिया, अब डेफिनेशन लिख दिया, फिर उसका टाइप लिख दिया, फिर उसके बाद उसे कुछ फीचर्स बता दिए। अब 15 नंबर का है तो इन फीचर्स को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, थोड़ा थोड़ा एडवांटेज लिखा, फिर एक्सप्लेन कर दिया, फिर लास्टली में लिमिटेशन लिखा। लिमिटेशन टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली होता है, रिक्वायर्ड ट्रेन इंटरव्यूअर चाहिए, हाँ, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। सब अगर हमको 100 लोगों का कलेक्ट करना है तो इंटरव्यू लेके कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो ये कुछ लिमिटेशन लिख के लास्टली में इंटरव्यू का एग्जाम्पल लिख दिया, और देन आपका आंसर ये वाला कंप्लीट, मतलब एक टॉपिक इस आंसर का कंप्लीट। नेक्स्ट अगर आपका मन करे तो चाहे क्वेश्चनार बता दो, चाहे शेड्यूल बता दो, दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्वेश्चनार बताना हो तो उसका भी डेफिनेशन लिख दिया गया पहले कि क्या है, रिटन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं
दैट इज़ मेल चला जाए, ईमेल हो जाए, हैंडेड हो जाए चाहे रिस्पोंडेंट को, और फिर रिस्पोंडेंट जो है उसको पढ़ के उसका आंसर का जवाब दे देगा। सिंपल सी बात थी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, फीचर्स के बारे में, नो पर्सनल कॉन्टैक्ट विद इन्वेस्टिगेटर, हाँ नहीं होता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं रहता है क्वेश्चनर में। आंसर इज गिवन रिटन, हाथ से लिखे हुए, लिखित चाहिए, उसमें ओरली नहीं दे सकते। मोस्ट सूट विद टारगेट पॉपुलेशन, जो आपका टारगेट पॉपुलेशन होता है, ये पॉपुलेशन है, इसमें जो सैम्पल का एरिया आपने कलेक्ट किया है वो क्या होते हैं, वो लिटरेट और एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि वो पढ़ पाएंगे तभी वो आपको जवाब दे पाएंगे। ठीक, फिर क्या एडवांटेज आ गया, इसमें भी सेम एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट है, इकोनॉमिकल है, लार्ज रिस्पॉन्डेंट के लिए। रिस्पॉन्डेंट कैन आंसर इट देयर ओन कन्वीनियंस, अपने हिसाब से, कोई ज़बरदस्ती आपके टाइम पर अगर आ जाए, आप बिजी हो, ठीक, इंटरव्यू लेना है, आप बिजी हो और आके कहनी सर मैम इंटरव्यू दे दीजिए, हमको इस बारे में जानना है, क्या पता वो फ्रस्ट्रेट हो जाओ, उतने मन से जवाब ना दे जितने मन से वो बाद में क्वेश्चनर भर के दे सकता हो, तो वो अपने जो रिस्पॉन्डेंट है वो अपने हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर दे के आपको वापस भिजवा देगा। इंश्योर ग्रेटर एनॉर्मिटी ऑफ सेंसिटिव क्वेश्चन, ये भी हो सकता है। फिर लिमिटेशन क्या है, लो रिस्पॉन्स रेट हो सकता है कम आए, क्वेश्चनर भेज दिया गया है, कोई इंटरेस्टेड होगा कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है, ज़बरदस्ती किसी को ज़्यादा काम करने का या ज़्यादा पढ़ने का मन तो करता नहीं है, तो क्या पता इंटरेस्टेड ना हो, ठीक। कैनॉट बी यूज फॉर इलिटरेट पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता, मतलब इलिटरेट से अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो हम क्वेश्चनर भेज के उससे इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाएंगे। लास्ट क्या है, नो अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई डाउट अगर कोई क्रिएट आया कुछ क्वेश्चन को लेकर तो वो उसके लिए रुकना पड़ेगा या बाद में पूछना पड़ेगा, तुरंत से वो जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल क्या है, कस्टमर फीडबैक जानना हो, कस्टमर फीडबैक फॉरम हो, कस्टमर का फीडबैक चाहिए होता है ना, तो क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, चूज़ करना होता है, ठीक है, कि आप एग्री कर रहे हो, आपको ये पसंद आया कि नहीं पसंद आया, ये प्रोडक्ट कैसा है, उसका हो गया। गूगल फॉर्म की तरह से हो गया, पोस्टल सर्विस हो गया, ठीक है, इसकी तरह से आप अपना ये क्वेश्चनर जो है वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका शेड्यूल मेथड आ गया। शेड्यूल मेथड का मतलब समझ चुके हैं हम, शेड्यूल इज सिमिलर टू क्वेश्चनर बट इट इज़ फिल्ड आउट बाय इम्यूनरेटर। क्वेश्चनर के सिमिलर होता है, क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन भरता कौन है, खुद इम्यूनरेटर जो इन्वेस्टिगेटर है वही भरता है, हु विजिट टू द रिस्पॉन्डेंट एंड रिकॉर्ड देयर आंसर, जो विजिट करता है रिस्पॉन्डेंट के पास और उसका आंसर रिकॉर्ड करता है। इसके कुछ फीचर्स हैं, क्या है, पर्सन इंटरेक्शन लाइक इंटरव्यूअर, हाँ, रिस्पॉन्स आर रिटन बाय इन्वेस्टिगेटर एंड नॉट रिस्पॉन्डेंट, ठीक है, खुद इन्वेस्टिगेटर खुद उसका आंसर लिखता है, रिस्पॉन्डेंट नहीं लिखता है। इलिटरेट और सेमी लिटरेट पर्सन दोनों के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट इसका आगे आ जाएगा आपका एडवांटेज, हाई रिस्पॉन्स रेट हो सकता है, मोर रिलायबल हो सकता है, इनोवेटर कैन एक्सप्लेन और क्लैरिफाई क्वेश्चन को यहाँ क्लैरिफाई कर सकता है। लिमिटेशन क्या हो गया, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ट्रैवल और स्टाफ की वजह से, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, और रिक्वायर्ड ट्रेन इम्यूनरेटर, एक ट्रेन इम्यूनरेटर चाहिए होगा जो सवाल पूछने का तरीका भी उसको पता हो, कैसे लिखा जाए उसको, कैसे कलेक्ट किया जाए, उस सबका तरीका उसको पता हो। सो ये थे सेंस एग्जाम्पल, तो आपके डिफरेंस में भी लिखा हुआ था ये, ओके। सो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक और इधर है, कहाँ गया वो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो, यस यहाँ है वो क्वेश्चन क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। अब ये क्या आता है मैम, ये क्या है, ये कौन सा लॉ आ गया, स्टैट्स में लॉ भी है, हाँ भाई स्टैट्स में लॉ भी है, दो ही लॉ है इसका, कौन से दो लॉ हैं, लॉ की बात करें तो दो लॉ हैं, कौन से हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, और दूसरा आया है आपका यही लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ठीक, सो ये जो दो लॉ है वो क्या बात करता है, ये दो ही लॉ है और ये दो लॉ एक तरह से साथ में चलता है, ठीक, इसलिए दोनों लिखे हैं। लेकिन क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, सिर्फ लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर पूछा था। ये भी PYQ क्वेश्चन है और ये PYQ क्वेश्चन शायद 4 मार्क्स का ही था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन थे ये, ठीक। सो अब इसमें अगर आपको बताना हो, थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान देना हो, एग्जामिनर को बताना हो कि आपको ज़्यादा पता है, तो आप ये दिखा सकते हो उसको कि आपको इन दोनों लॉ के बारे में पता है, ठीक, इन दोनों लॉ के बारे में पता है। पूछा कौन सा है, ये पूछा है, तो ज़्यादा ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है,
एक्सप्लेन यही करना है ज़्यादा, लेकिन आप बता सकते हो कि हाँ ये 2 लॉ होते हैं। अब इन 2 लॉ में क्या बात किया जाता है, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का मतलब यही होता है कि आप अपना जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, जो आपका सैंपल है, सैंपल अभी बताए हैं कि आपका ये पॉपुलेशन है, उसका एक छोटा सा पार्ट या छोटे कुछ लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो, उस जो लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो वो पूरे पॉपुलेशन को आपको रिप्रेजेंट कर रही है। पॉपुलेशन का मतलब इंडिया की आबादी से नहीं है, ठीक है। पहली बार पॉपुलेशन मतलब कि जिस एरिया में आपको रिसर्च करना है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जिन लोगों से आपको कलेक्ट करना है, उन लोगों को पहले आइडेंटिफाई करो और उन लोगों में से आपको कौन कौन लोग हैं जो सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है, तो जिन लोगों को सेलेक्ट किए वो आपका क्या कहला जाएगा, वो सैंपल कहला जाएगा। तो ये जो सैंपल है, ये सैंपल को कैसे कलेक्ट करना है, एट रैंडम कलेक्ट करना है। एट रैंडम मतलब विदाउट बीइंग बाइस्ड, विदाउट बीइंग बाइस्ड, बिना बाइस्ड हुए हमें उन लोगों को सेलेक्ट करना है अपने पॉपुलेशन में से, जिससे क्या होगा, एक अनबाइस्ड सैंपल मेरे पास कलेक्ट हो जाएगा, जिससे जो रिजल्ट आने की चांसेस हो जाएंगी वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, रिलायबल हो जाएगी, भरोसेमंद हो जाएगी और सही रहेगी, ठीक है। सो इसलिए हमको एक लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी करनी है कि जो मेरा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से जिन लोगों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों को हम एट रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले से जानते हो तो हम उनको सेलेक्ट कर लें, एट रैंडम किसी को भी पिक कर रहे हैं जो उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से करेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। वहीं पर बात आती है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर की। लार्ज नंबर की बात इसलिए किया जाता है कि अगर आपका पॉपुलेशन है 1 लाख का, चलो थोड़ा सा और आसान करते हैं, अगर आपका पॉपुलेशन, अगर आपको किसी एक फैमिली के बारे में जानना है, ठीक है, एक फैमिली है उसके बारे में आपको जानना है, और उस फैमिली में 5 लोग रहते हैं, ठीक, उस फैमिली में कितने लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं। अब वो 5 लोगों में से अब हर पूरे जितने 5 हैं उन 5 से बात करना तो आसान नहीं है ना कि उन 5 से हम डेटा कलेक्ट कर लें। मान लो एग्जाम्पल नहीं है, 500 फैमिली हो, तो उन 500 फैमिली एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, 5 से बात कर सकते हो, लेकिन अगर एक फैमिली के बारे में जानना है तो क्या पता इसमें एक एल्डर को ले लें, हम एक एल्डर ले लिए एट रैंडम जिसको हम नहीं जानते हैं, हम पर्सनली उसको नहीं जान रहे हैं, या एक यंगर पर्सन को ले लिए, ठीक, या एक यंगर पर्सन को ले लिए, ठीक, या एक फीमेल को, अगर 4 फीमेल हैं, इसमें 4 फीमेल हैं और 1 मेल है, तो कहीं ना कहीं उस 1 मेल को लेंगे और 2 फीमेल को ले लें हम, ताकि हमको सही एक ग्राफ पता चल सके उस फैमिली के बारे में। सो हमें जो अपना डेटा, जो सैंपल अपना सेलेक्ट करना है वो लार्ज, पहले तो एट रैंडम सेलेक्ट करना है, जो एट रैंडम सेलेक्ट करके दिखा दिए, ठीक, साथ ही साथ लार्ज नंबर की बात कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर 5 लोग हैं तो कम से कम 3 लोगों से तो डेटा कलेक्ट कर ही लो, 3 लोग तुम्हारे रिस्पॉन्डेंट हो जाने चाहिए एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। अगर और बड़ा एग्जाम्पल लें कि अगर 500 पॉपुलेशन है आपकी, ये 500 पूरी पॉपुलेशन है, तो कम से कम उसमें से अगर आपने 100 लोग का ही कलेक्ट किया है तो क्या पता उतना सही आंसर आपको ना मिले। लार्ज नंबर की बात यहाँ इसीलिए किया गया है कि 100 लोग का ही कलेक्ट किया तो क्या पता सही आंसर आपको ना मिले, सही रिजल्ट आपको ना मिल पाए। लेकिन वहीं 500 थे, यहाँ पर 300 डेटा कलेक्ट कर लिए हम, तो कहीं ना कहीं अपना सैम्पल साइज बढ़ाने से, यहाँ क्या हो रहा है, सैम्पल साइज को बढ़ाने से, सैम्पल साइज को बढ़ाने की बात की गई है, सैम्पल साइज को बढ़ाने से आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है। इसी की बात करता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ओके, चलो इसका थ्योरी देख लो। थ्योरी में क्या लिखा है, थ्योरी में सबसे पहले हमें लिखना है इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमें बताना है कि लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर होता क्या है। तो इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन स्टैटिस्टिक्स दैट एक्सप्लेन, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक नॉर्मल सा कानून है ये, कि उसमें क्या बताता है, दैट एक्सप्लेन हाउ द रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इंक्रीज एज अ सैम्पल साइज इंक्रीज। जैसे ही हम सैम्पल साइज को इंक्रीज करते हैं, हमारा जो इस पर रिलायबिलिटी है, जो भरोसा है और जो स्टेबिलिटी हमको चाहिए अपने डेटा से, वो इंक्रीज अपने आप हो जाता है। इसी की बात ये करता है लॉ ऑफ, तो इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज, इसको और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर। इसको और किन नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर, ठीक, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं ऑफ लार्ज नंबर और लॉ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर भी कहते हैं। तो इन 2 नाम से इसको जाना जाता है और ये इसका काम है। काम तो समझ में आ गया, और क्या लिख सकते हैं मैम, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। दिस लॉ स्टेट्स दैट
द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज, अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर ऑफ सैंपल, जो मेरा सैंपल यूनिट है, सैंपल साइज है, उसको इंक्रीज करते हैं, द कैलकुलेटेड एवरेज मीन, जो मीन निकल के आएगा, जो एवरेज निकल के आएगा, टेंड्स टू बिकम स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा एक्यूरेसी के, जो एक्चुअल जो ट्रू उसका रिजल्ट आना था उसके काफ़ी पास होगा, उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट सही से वो कर पाएगा। इन सिंपल टर्म, द लार्जर द सैंपल द मोर एक्यूरेट एंड डिपेंडेबल द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट। जितना सैंपल हम बढ़ाएंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसी की बात हमने आपसे इसके पहले भी किया है। समझाने का तरीका है, लिखने का तरीका है कि आप इस छोटी सी चीज़ को किन तरीकों से समझा सकते हो। जो एग्जाम्पल हम आपको दिखाए हैं उस एग्जाम्पल के साथ भी अगर आप उसको फ्रेम करके लिख सकते हो तो उस एग्जाम्पल के साथ भी अपने आंसर को और लेंदी और अच्छा और क्रिएटिव और एग्जाम्पल के साथ उसको अच्छा बना सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल यहाँ लिखा भी है, देखो, इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड बाय 5 टाइम, ओनली 5 टाइम्स, 5 बार अगर कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ हेड्स में वेरी ग्रेटली। ठीक है, 4 हेड्स 1 टेल ऐसे भी हो सकता है। ठीक, फिर क्या है, बट इफ द कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम, अगर 1000 टाइम करेंगे द नंबर ऑफ हेड्स विल बी क्लोजर टू 500 स्पैम विच इज एक्सेप्टेड अंडर प्रोबेबिलिटी 50%। ये प्रोबेबिलिटी का आंसर है कि कॉइन को टॉस करने पे कितनी बार आती है। यहाँ पर देखो 5 बारी किए थे तो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर 1000 टाइम किए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पास क्लोजली उसके चला गया, तो ये प्रोबेबिलिटी 50% इसकी आ गई। इम्प्लीकेशन क्या है, क्यों करते हैं ये, ताकि हम एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकें, रिलायबिलिटी को एस्टिमेट कर सकें, कितना हम इस चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं उसको बढ़ा सकें, साथ ही साथ बेसिस ऑफ सैंपल, ये सैंपल को भी जस्टिफाई करता है कि ये पूरा पॉपुलेशन था, उसमें इतने सारे सैंपल को मैंने ले लिया तो वो पूरे पॉपुलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सारे जस्टिफाई लॉ कर रहा है किसके, स्टैटिस्टिक्स एंड सैम्पलिंग के, जिसमें एक्यूरेसी की बात करते हैं, सैंपल साइज की बात करता है, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। ओके, और इसमें क्या हो सकता है, चलो, और इसमें इतना काफ़ी है, इतना चीज़ बहुत है इसके लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें क्या क्या लिख दिए, इंट्रोडक्शन लिख दिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी उस चीज़ को, एक्सप्लेन करने के बाद उसके एग्जाम्पल और इम्प्लीकेशन के साथ इस क्वेश्चन को एंड किया है, जो 4 नंबर के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा है। इसको और इसमें टॉपिक बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन इतना भी लिखते हो तो इनफ रहेगा। सो इसी के साथ कैसा लगा आपको ये सेशन ज़रूर कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो भी बताना। ठीक है, और क्या आपके लिए किया जा सकता है, आपके लिए चैनल क्या क्या कर सकता है। ठीक है, और बाकी ऐप पे आपके सेशन चल रहे हैं। स्टैटिस्टिकल यूनिट का पहला यूनिट खत्म हो चुका है, स्टैटिस्टिकल मेथड पढ़ रहे हैं, इसका पहला यूनिट कब का खत्म हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसमें सेंट्रल टेंडेंसी हम उसमें पढ़ेंगे। सो अब उसके पहले तक सारे इंट्रोडक्शन पार्ट, ये सारे चीज़, डेटा कलेक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हो गया, डिस्क्रीट कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने वहाँ पर ऐप पे पढ़ चुकी है। सो इसी के साथ आपके लिए आगे से भी जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, PYQ क्वेश्चन से लेकर या खुद से कुछ नए क्वेश्चंस बनाकर आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी, और इसी साथ हम लोग जुड़े रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे और अपने सारे डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय।